Hello everyone, this is Sneha from Positiversity and welcome to all again. So guys, आज के लेक्चर में हम एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो लोक प्रशासन है उसका एवोल्यूशन या विकास कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइज, इसमें आज हम जो जो चीज़ें डिस्कस करेंगे सबसे पहले उनको देखते हैं। आज के इस टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे लोक प्रशासन का अर्थ। उसके बाद हम देखेंगे लोक प्रशासन विज्ञान तथा कला। उसके बाद हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ही हम लोक प्रशासन का विकास प्राचीन समय में किस प्रकार से हुआ इस पॉइंट्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लोक प्रशासन का विकास मॉडर्न टाइम में किस प्रकार से हुआ। तो इन दोनों पॉइंट्स पर डिस्कशन करने के बाद हम ये जान पाएंगे कि जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था वो कैसा रहा। ना इसके बाद हम देखेंगे कि जो वास्तविक रूप में जो लोक प्रशासन रहा है उसका एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि जो लोक प्रशासन के विकास के चरण हैं वो क्या रहे हैं। इसके विकास के चरणों में हम 5 चरणों का वर्णन करेंगे। पहला चरण राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का चरण रहा। इसका जो समय था वो 1887 से 1926 का था। जो दूसरा चरण है उसे प्रशासन के सिद्धांतों का चरण कहा गया था। इसका समय 1927 से 1937 का था। जो इसका थर्ड चरण है वो प्रशासनिक सिद्धांतों का चरण, यानी कि यहाँ पे क्या था, जो प्रशासनिक सिद्धांत थे उनको चुनौती दी गई थी, वो चरण थर्ड चरण कहलाया। तो इस थर्ड चरण का जो समय था वो 1938 से 1947 का था। गाइज, इसका जो फोर्थ चरण रहा है वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का चरण रहा है और इसका जो समय है वो 1948 से 1970 का है। नौ इसका जो फिफ्थ चरण है वो नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन का चरण रहा है। इसका समय 1971 से वर्तमान समय तक रहा है। इसके चरणों का अध्ययन करने के बाद हम इसका कॉन्क्लूज़न देखेंगे, अर्थात इसका निष्कर्ष देखेंगे। सो गाइस, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लोक प्रशासन का अर्थ। गाइस, लोक प्रशासन का अर्थ देखने पर ये बात समझ में आती है कि जो लोक प्रशासन है वो दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। यहाँ पर लोक शब्द जो है वो पब्लिक अर्थ में आता है, जबकि प्रशासन का अर्थ होता है ऐसा शासन जिसका स्वरूप सार्वजनिक हो, अर्थात ऐसा शासन जो गवर्नमेंट के कार्यों से रिलेटेड हो। गाइज, हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसमें लोक शब्द प्रशासन से पहले जोड़ा जाता है। तो इसका मीन्स ये होता है कि जो इसका प्रशासन का जो कार्य क्षेत्र है वो अब गवर्नमेंट, सरकार तथा प्रशासनिक क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसका जो दायरा है वो पूरे राज्य तक फैला हुआ है। इसका रीज़न ये है क्योंकि राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन होता है जो एक देश में निवास करने वाले समस्त व्यक्तियों को स्वयं में समाहित करने की क्षमता रखता है। सो गाइज, इस तरह से हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका जो मीन होता है लोक और प्रशासन होता है, यानी कि जनता का शासन, और शासन ऐसा हो जो गवर्नमेंट के क्रियाकलापों से रिलेटेड हो और जिसका स्वरूप जो हो वो सार्वजनिक हो। लोक प्रशासन विज्ञान तथा कला। सो गाइज, अब हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसे विज्ञान माना जाना चाहिए या फिर कला माना जाना चाहिए। गाइज, इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो हमारे विचारक रहे हैं वो लोक प्रशासन को एक कला मानते हैं, जबकि जो कुछ विचारक हैं वो इसे एक विज्ञान कहते हैं। जो विचारक लोक प्रशासन को एक विज्ञान के रूप में देखते हैं वो ये तर्क देते हैं कि जो विज्ञान है उसके अंतर्गत ही, मतलब एक विज्ञान के तहत ही हम क्या कर पाते हैं, किसी भी व्यवस्थित ज्ञान का अध्ययन कर सकते हैं। मतलब जो भी हमारा व्यवस्थित ज्ञान होगा उसका अध्ययन हम एक विज्ञान के तहत ही कर पाएंगे। सो लोक प्रशासन को एक विज्ञान माना जाना चाहिए, ऐसा ये विद्वान मानते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि इसमें क्रमबद्धता होती है, नियमितता होती है और सामान्यीकरण जैसे तत्व पाए जाते हैं, इसलिए ये एक विज्ञान है। इस दृष्टि से हम देख पाते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो विज्ञान माना जाना चाहिए।
और इसको विज्ञान मानने में जो विचारक रहे हैं उनमें वाइट, मैक्स वेबर, लूथर गुलिक ये विचारक प्रमुख रहे हैं। सो गाइज, जो लूथर, मैक्स वेबर और वाइट हैं, ये लोग क्या मानते हैं? ये कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें नियमितता होती है और सिद्धांत निर्माण की जो व्यापक क्षमता है वो इसमें पाई जाती है, ऐसा ये मानते हैं। और इस आधार पर जो लोक प्रशासन है वो एक विज्ञान है। वहीं कुछ विचारक क्या है, वो ये मानते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो एक कला है, क्योंकि प्रशासन क्या होता है? व्यक्तिगत क्षमता और गुणवत्ता से रिलेटेड होता है। सो इसमें ये कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए प्रशासन में नियम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जो है वो नियम से दूर रहकर भी अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग किसी भी प्रशासन की कला को चला सकता है। अर्थात व्यक्ति जो है वो प्रशासन की कला को संचालित कर सकता है स्वयं की क्षमता के आधार पर। तो इस आधार पर यहाँ नियम की नीड नहीं होती है और जो प्रशासन है वो हमारी एक कला है। लोक प्रशासन का इतिहास, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसा रहा है। लोक प्रशासन की जो कला है वो आदिम काल से चली आ रही है। इसका मीन्स ये है गाइस कि जो लोक प्रशासन है वो प्राचीन समय में भी मानव समाजों में मौजूद रहा है। मानव जब जंगलों में रहा करता था तो उस समय भी उसमें प्रशासन की कला मौजूद थी गाइस। लेकिन तब जो प्रशासन हुआ करता था वो क्या था? उसके तहत व्यक्ति जो था अपनी सामाजिक सुरक्षा के लिए स्वयं से अधिक शक्तिशाली व्यक्ति या समूह को स्वयं पर शासन करने का अधिकार देता था और इस प्रकार वहाँ पर प्रशासन हुआ करता था। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका अध्ययन के एक पृथक विषय के रूप में जो भी उद्भव हुआ है वो 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में ही संभव हो पाया है। सो गाइज, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण से ही जो लोक प्रशासन रहा है वो विधा के एक स्वतंत्र विषय के रूप में उभर पाया है। हमने देखा कि जो लोक प्रशासन है उसका 18वीं शताब्दी से पहले जो अर्थ रहा करता था वो प्रबंध की एक क्रिया थी। इसका मीन्स ये है कि वहाँ पर प्रबंध की एक क्रिया के रूप में लोक प्रशासन को जाना जाता था। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लोक प्रशासन का जो रूप उभर कर सामने आया उसमें अब जो है लोक प्रशासन ज्ञान की एक पृथक शाखा हो गया था। गाइस, लोक प्रशासन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने के लिए हम इसके विकास को दो भागों में देख सकते हैं। लोक प्रशासन का विकास प्राचीन समय में और लोक प्रशासन का विकास आधुनिक समय में। लोक प्रशासन का विकास प्राचीन समय में। गाइज, हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन का विकास है वो प्राचीन समय में किस प्रकार से हुआ है। इसके तहत हम ये देख पाते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो उसका जो इतिहास रहा है वो उतना ही पुराना है जितना कि मानव का जीवन। प्राचीन मिस्र, चीन, भारत तथा मेसोपोटामिया की जो भी नदी घाटियाँ हैं, वहाँ की जो सभ्यताएं हैं, वहाँ की जो जन्मभूमियाँ हैं, इन सभी में ही लोक प्रशासन ने क्या अपना मूर्त रूप ग्रहण किया था। मिस्र में नियमन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, जिसके कारण ही वहाँ पर केंद्रीय कर्मचारी तंत्रात्मक व्यवस्था का विकास हुआ था। गाइस, हम देखते हैं कि जो प्राचीनतम हमारी जो भी भर्ती प्रक्रिया रही है, जो भी भर्ती प्रोसेस रहा है, जिसके आधार पर लोक सेवाओं का विकास था, लोक सेवाओं का चयन किया जाता था, इस व्यवस्था या फिर इस सिस्टम का जो भी विकास था वो चीन में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में ही आरंभ हो गया था। भारत में प्राचीन समय में भारत में जो था प्रशासन की कला राजशासन और राजतंत्र तथा अर्थशास्त्र का जो अंग थी समझी जाती थी। गंगा तथा सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी हमारे ग्राम हैं, समाज है, वहाँ के जो गणराज्य रहे हैं, उन सभी में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि उस समय प्रशासन की जो कला है वो अर्थशास्त्र और राजतंत्र का अंग थी। रामायण, महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि जो प्रशासन है उसके उन्नत नियमों का वर्णन किया गया है। यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर होती है कि हमारा जो लोक प्रशासन है उसे व्यवस्थित और संगठित रूप में प्रस्तुत किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि जो प्रशासन है उसे विविध पदाधिकारियों के कर्तव्यों और दायित्वों
को पूरा करने के विवरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गाइज, यहाँ पे हम देखते हैं कि कर्मचारी अधिकारियों तथा लगान वसूली जैसे और कर्मचारियों की भर्ती और उनके प्रशिक्षण आदि तत्वों आदि महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र रहा है उसमें बताया गया है। हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो मध्यकालीन सामंत हैं उन्होंने क्या किया है, प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने अराजकतापूर्ण और विकेंद्रीकरण का समावेशन किया, लेकिन इनके खंडित सूत्रों को फ्रांस, इंग्लैंड यानी कि जर्मनी जैसे नवोदित राजतंत्रों ने पुनः संगठित किया था। गाइज, हम देखते हैं कि राजा की जो सत्ता थी उसका विस्तार और विकेंद्रीकरण हो रहा था, जिसके कारण महलों में जो हमारे वर्कर्स थे उनकी जो संख्या थी वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ रही थी, जिससे राज प्रशासन के कार्य को अब मंत्रालयों, विभागों तथा उनके क्षेत्रीय क्रियाकलापों तक ही संगठित कर दिया गया था। इस तरह से हम देख पाते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका विकास प्राचीन समय में किस प्रकार से हुआ। सो गाइज, अब हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका विकास आधुनिक समय में कैसा था। लोक प्रशासन का विकास आधुनिक समय में। गाइज, लोक प्रशासन का विकास आधुनिक समय में देखें तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि जो लोक प्रशासन है उसका जो विकास था वो वास्तविक रूप में 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण से ही माना जाता है। इस रूप में जो लोक प्रशासन है उसका अर्थ एक ज्ञान की पृथक शाखा थी। इस समय गवर्नमेंट जो थी उसके कार्य जो था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इससे क्या था, इससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि जो गवर्नमेंट है उसके कार्य को किस प्रकार से और बेहतर ढंग से किया जा सके। सो गाइज, इसके लिए प्रशासनिक समस्याओं के अध्ययन तथा उसके अनुसंधान की जो आवश्यकता थी वो महसूस होने लगी थी। लोक प्रशासन क्रिया के रूप में प्राचीन समय से ही मौजूद रहा है, लेकिन अध्ययन की एक पृथक शाखा यानी कि अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और अ स्टडी ऑफ सब्जेक्ट, इसके रूप में इसका जो उदय है वो प्राचीन समय से नहीं माना गया है, बल्कि वर्तमान समय में ही संभव हो पाया है। गाइज, हम देखते हैं कि आधुनिक काल में जो राजनीतिक शास्त्रों के ग्रंथ हैं तथा राजनीतिज्ञों के जो संस्मरण रहे हैं उनमें क्या है, समय समय पर प्रशासनिक विषयों की चर्चा की गई थी, लेकिन अभी भी जो लोक प्रशासन है उसे अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय नहीं माना गया था। यहाँ तक कि जो 17वीं शताब्दी थी वहाँ पर उस समय तक जो लोक प्रशासन है उस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था। यूरोपीय भाषाओं में हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन शब्द है उसका यूज़ 17वीं शताब्दी के आरंभ में किया गया था। यहाँ पर सम्राटों द्वारा लोक कार्यों में प्रशासन तथा उनकी निजी घरेलू व्यवस्था के बीच अंतर किया जाने लग गया था। आधुनिक लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो सबसे पहले हम प्रसा में देखते हैं, यानी कि जर्मन में ये सबसे पहले आरंभ हुआ था। यह लोक प्रशासन को यहाँ पर देखा गया कि जो लोक प्रशासन है उसे परिवेक्षाधीन लोक कर्मचारी यहाँ उनके परीक्षण के पाठ्यक्रम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। यूएसए में 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में विश्वकोश फेडरलिस्ट का जो भी 72 प्रतिच्छेद प्रकाशित हुआ था उसमें अमेरिका के प्रथम वित्त मंत्री अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने लोक प्रशासन का अर्थ जो था वो और उसके क्षेत्र को सुस्पष्ट प्रस्तुत किया था। सो गाइज, इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारा आधुनिक समय है उसमें जो लोक प्रशासन का विकास है वो कैसे हुआ है। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है। इसके एवोल्यूशन में हम इसके 5 चरणों का वर्णन करते हैं। गाइज, लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का चरण है। वुड्रो विल्सन इसके जनक माने जाते हैं और इसका जो आरंभ था 1887 में हुआ था। इस चरण में 1887 में एडमिनिस्ट्रेशन पर एक निबंध लिखा था और उनका यह निबंध पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था। ये जो प्रकाशन की घटना है यह इस अध्ययन क्षेत्र की पहली प्रवर्तक घटना मानी गई थी। गाइज, इस निबंध में वुड्रो विल्सन ये बताते हैं कि प्रशासन का जो विज्ञान रहा है वो हमारी ही राजनीति का अंतिम फल रहा है और ये जो अंतिम फल है
ये आज से लगभग 2200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था और हमारी ही पीढ़ी से उत्पन्न हुआ है। गाइज, हम देखते हैं कि इस पहले चरण में जो वुड्रो विल्सन है, उन्होंने अपने इस लेख का जो विषय वस्तु बताया है, उसका जो उद्देश्य बताया है, वो ये बताया है कि जो प्रशासन है उसको राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इसका मीन्स ये है क्योंकि प्रशासन और राजनीति दो अलग अलग विषय हैं और दोनों को अगर साथ में रखकर उनका स्टडी किया जाएगा तो इससे क्या होगा, उनके जो मूल तत्व होंगे वो खंडित होंगे। और इस प्रकार से ये ज़रूरी है कि प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। इस पहले चरण का जो मेन फोकस था वो इसी बात पर रहा था। गाइज, हम देखते हैं कि जो वुड्रो विल्सन है वो ये मानते थे कि कानून का जो क्रियान्वयन है वो प्रशासन से घनिष्ठ रूप से रिलेटेड होता है। अर्थात ये मानते थे कि संविधान को बनाना एक आसान काम है, लेकिन उनके अनुसार काम करना एक मुश्किल काम है। वुड्रो विल्सन ने यह भी बताया कि सरकारी कार्यों के अध्ययन में पहले क्या था, वैज्ञानिक व्यवस्था और कानून के अनुशीलन पर बल नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वैसे वैसे समाज में सामाजिक आर्थिक जीवन की जो जटिलताएं थीं वो बढ़ने लगी थी। और अब क्या था, अब ऐसा महसूस किया जाने लगा कि जो राज्य है उसके कार्य बढ़ रहे हैं और इसके कारण अब एक ऐसा प्रशासन चाहिए, अर्थात एक प्रशासन का ऐसा विज्ञान चाहिए जो शासन के पथ को प्रशस्त कर सके, अर्थात उसे चला सके। सो गाइस, इस प्रकार से प्रशासन को हम देखते हैं एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित किया गया। जो वुड्रो विल्सन है वो विधा के रूप में लोक प्रशासन के स्थापित करने के जनक माने जाते हैं। गाइज, इसमें मेन फोकस एक ही बात पे था कि जो लोक प्रशासन है उसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्टडी किया जाए। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून के प्राध्यापक हैं फ्रैंक जे गुडनॉल। उन्होंने भी 20वीं शताब्दी में इसी बात को रिपीट किया। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अपनी एक पुस्तक राजनीति और प्रशासन इसको प्रकाशित किया और इसके प्रशासन के जो भी प्रकाशन रहा है उसके साथ ही वुड्रो जो हमारे गुडनॉल हैं उन्होंने एक नवीन विवाद को स्थापित किया। इस विवाद के आधार पर उन्होंने दो मत प्रस्तुत किए। वो अपने दो व्यूज़ रखते हैं। पहले मत के अनुसार गुडनॉल कहते हैं कि नीति तथा राज्य की इच्छा का जो प्रकटीकरण है वो राजनीति का आधार है। वहीं दूसरे जो व्यू उनका है उसके आधार पर ये बोलते हैं कि राज्यों की इन नीतियों के क्रियान्वयन का जो काम है वो लोक प्रशासन से रिलेटेड होता है। गुडनॉल ने अपने लेख में उन्होंने इस मत को साबित किया कि नीति निर्माण का जो कार्य है वो क्रियान्वयन के काम से अलग होता है। अर्थात नीति निर्माण का जो काम है वो जनता द्वारा किया जाता है, उसके द्वारा निर्वाचित व्यवस्थापिकाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन जो क्रियान्वयन है वो क्या है, राजनीतिक रूप से तटस्थ, योग्य और तकनीकी दक्षता से युक्त हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं उनके द्वारा किया जाता है। सो ओवरऑल इस पहले चरण में एक बात पर फोकस किया गया कि जो राजनीति है और जो प्रशासन है उनको अलग अलग रखकर ही उनका अध्ययन किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन के विकास का दूसरा चरण प्रशासन के सिद्धांत का चरण था। इसका समय 1927 से 1937 का था। सो गाइज, इस चरण में हम देखते हैं कि जो प्रशासन रहा है हमारा, उसका जो विकास रहा है वो राजनीतिक प्रशासन द्वैत भाव का जो हमारा पहला चरण रहा है उसी पर पुनर्विचार किया गया और उसको परीक्षित यानी संशोधित किया गया और इस प्रकार से ये दूसरा चरण उद्भव हुआ। इस चरण का जो समय है 1927 से 1937 था। इस चरण में विशेष तौर पर सिद्धांतों पर बल दिया गया और इसमें मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की जो उद्भावना थी उसकी प्रवृत्ति को भी इस चरण में देखा जा सकता है। इस चरण की शुरुआत 1927 में विलोबी की एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसके प्रकाशन के साथ हुआ। सो गाइज, इस चरण की मुख्य मान्यता ये थी कि प्रशासन में कुछ थियरीज पाई जाती हैं और उनका पता लगाना तथा समर्थन करना ये क्या है, हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स रहे हैं उनका काम होता है। सो गाइज, इस नई मान्यता को लेकर विलोबी ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रकाशित किया था।
गाइस विलोबी ये कहते हैं कि जो प्रशासन है उसमें अनेक थेरीज होती हैं, उनके क्रियान्वित करने से ही हम लोग प्रशासन में सुधार ला सकते हैं। गाइस इस चरण में हम देखते हैं कि जो विद्वान हैं वो ये भी मानते हैं कि प्रशासन में थेरीज होना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर प्रशासन में थेरीज नहीं होंगी तो प्रशासन को विज्ञान नहीं कहा जा सकता। प्रशासन के सिद्धांत तो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले होते हैं, ऐसा यहाँ के थिंकर्स का मानना था। सो गाइज इस चरण में हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक जैसे नाम प्रमुख थे। हेनरी फ्योल की रचना जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट तथा गुलिक उर्विक का जो है पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या है, ये प्रमुख कृतियाँ रही हैं जिन्होंने इस दृष्टिकोण को, यानी इस जो चरण है, ये जो सेकंड चरण है, इसको आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। सो गाइज हम देखते हैं कि जो दूसरा चरण था इसमें मेनली फोकस जो था इसके सिद्धांतों पर रहा था। इस पर जो थिंकर्स हैं वो यही बात रिपीट करते हैं कि इसके सिद्धांत को विशेष स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि सिद्धांतों को लागू कर कर ही हम लोक प्रशासन में परिवर्तन ला सकते हैं। सो गाइज अब हम देखते हैं कि इसका जो थर्ड चरण है वो क्या था। लोक प्रशासन का थर्ड चरण, इसमें इस चरण को हम प्रशासनिक सिद्धांतों की चुनौतियों का चरण कहते हैं। इसका समय 1938 से 1947 का था। गाइज ये जो थर्ड चरण है इसका आरंभ जो था वो दूसरे चरण का जो भी प्रतिपादन किया गया है उसके यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध जो भी प्रक्रिया हुई, यानी कि दूसरे जो हमारा चरण है उसके विरोध में जो भी प्रतिक्रिया हुई है उसके आधार पर ये तीसरा चरण उद्भव हुआ था। इस चरण में प्रशासन के सिद्धांतों को चुनौती दी गई, उन्हें कहावतें कहा गया। गाइज इसी समय सामाजिक शक्तियों और आवश्यकताओं के निरंतर दबाव के कारण उद्योगों में भी वैज्ञानिक प्रबंधन को व्यापक और मानवीय बनाने की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। सो गाइज सबसे पहले इसमें जो प्रसिद्ध योगदान रहा है वो हॉथॉर्न प्रयोगों का रहा है। कार्यदलों पर केंद्रित इन प्रयोगों ने कामगारों के उत्पादन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक उपकरणों के शक्तिशाली प्रभाव का स्पष्ट प्रदर्शन करके वैज्ञानिक प्रबंध संप्रदाय की जड़ें हिलाकर रख दी। सो गाइस संगठनात्मक विश्लेषण के इस चरण ने लोगों का जो ध्यान था वो औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन के प्रभाव, नेतृत्व तथा संगठन के परिवेश में गुटों के बीच पारस्परिक संघर्ष और सहयोग की ओर खींचा था। इस चरण में संगठनात्मक चिंतन की मशीनी धारणा की सीमाओं को लागू किया गया और संगठन में मानवीय संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। सो ओवरऑल ये जो थर्ड चरण था इसमें जो हमारे हॉथॉर्न प्रयोग रहे हैं उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके आधार पर ही संगठन के जो संबंध थे उन्हें अधिक मानवीय बनाने पर विशेष तौर पर जोर दिया गया। गाइस इसका जो चौथा चरण है वो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर है। इसका समय 1947 से 1970 का रहा था। सो गाइस ये जो चरण था इसमें हर्बर्ट साइमन और रॉबर्ट डहल जैसे नाम प्रमुख रहे हैं। गाइस हम देखते हैं कि इस चरण में साइमन ने अपनी एक पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर प्रकाशित की थी और लोक प्रशासन के विकास में उनकी ये जो बुक थी ये मील का पत्थर साबित हुई थी। गाइस साइमन ने जो लोक प्रशासन था उसको विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक विज्ञान से जोड़ा और इसके स्टडी को और अधिक विस्तृत कर दिया। उन्होंने श्रेणीगत प्रशासन के सिद्धांतों तथा राजनीतिक प्रशासन द्विविभाजन की जो धारणा थी उन दोनों को ही अस्वीकार कर दिया। गाइज हम देखते हैं कि जो साइमन है वो दो मतों को परस्पर जो भी दो धारणाएं रही हैं उनको प्रतिपादित करते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि जो पहली धारणा थी वो प्रशासन का एक विशुद्ध विज्ञान विकसित करने में लगी हुई थी, जिसके तहत सामाजिक मनोविज्ञान का ठोस धरातल अपेक्षित था। मतलब इसके लिए सामाजिक विज्ञान का जो ठोस धरातल था, जो एक ठोस बेस चाहिए था, वो इम्पोर्टेंट था।
और जो दूसरी धारणा रही है, ये लोक प्रशासन के मानवीय पहलू और लोक नीति के आदेशीकरण से संबंधित रही। इसके लिए राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान का व्यापक ज्ञान इम्पॉर्टेंट रहना आवश्यक था। मीन्स इसके लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रहीं। लोक प्रशासन के विकास का ये जो चरण था, इसे लोक प्रशासन के विकास का संकट का काल भी कहा था, क्योंकि सिद्धांतवादियों की विचारधाराओं को हमारा साइमन रहे हैं, उन्होंने चुनौती दी थी इसके थ्रू। सो गाइज, इस 4 चरण के अकॉर्डिंग ये डिसाइड हुआ कि जो हमारा लोक प्रशासन है उसका जो कार्य क्षेत्र है वो और अधिक विस्तृत हो गया है, क्योंकि उसमें कई विषय ऐड हो गए हैं। सो अब हम देखते हैं कि इसका जो 5वां चरण है वो क्या रहा है। लोक प्रशासन के विकास का 5वां चरण, नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन परिप्रेक्ष्य। गाइज, ये जो 5वां चरण है इसका समय 1971 से वर्तमान समय का रहा है। गाइज, हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन के विकास का ये चरण है, इसमें कई नई प्रवृत्तियां और कई नए बदलाव होते जा रहे थे, जिसके कारण लोक प्रशासन के विकास में एक नया मोड़ प्रस्तुत हुआ और नई अवधारणाएं उत्पन्न हुई। इसमें कुछ चेंजेस हो रहे थे, जैसे अब लोक प्रशासन को किसी संगठन के भीतरी लोगों तथा बाहरी लोगों के बीच एक निश्चित समय में होने वाली प्रक्रिया माना जाने लगा था। लोक प्रशासन और निजी व्यवसाय के जो अध्ययन थे उनको अब एक संगठित विज्ञान के तहत रखकर देखा जाने लगा। विविध सामाजिक परिवेश तथा पर्यावरण का जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाने लगा। कंप्यूटर का युग आरंभ हो चुका था और कंप्यूटर के इस युग में कंप्यूटर तथा अन्य यंत्रों की हेल्प से मानव मस्तिष्क द्वारा निर्णय लिया जाना और उनको समस्याओं को सुलझाने अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। और इन सभी चेंजेस के कारण हुआ क्या कि इस चरण में नवीन लोक प्रबंधन और नवीन लोक मैनेजमेंट जो भी प्रबंध है या फिर नवीन लोक प्रशासन जो है, ऐसे कंसेप्ट उभर कर सामने आए। हम देखते हैं कि इस चरण में लोक प्रशासन का जो विकास है उसमें महत्वपूर्ण योगदान वॉल्टो और रिक्स का रहा है। रिक्स ने लोक प्रशासन का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया और विकासशील देशों के समाजों की स्टडी के लिए आदेश तथा मॉडल प्रस्तुत किए। आजकल हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन के अध्ययन में अंतः विषय सहयोग पर और अध्ययन पर जोर दिया जाता है। सो गाइज, ये सारी जो समस्याएं थी इनके कारण नवीन लोक प्रशासन जैसा कंसेप्ट उभर कर सामने आया। 1968 में न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का उदय हुआ और 68 के बाद इसने लोक प्रशासन के अध्ययन को समृद्ध बनाया। नवीन लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त बाजार की जो व्याख्या थी उसको अस्वीकार किया। इसने नीति तथा राजनीति प्रशासन के द्वैत भाव को भी अस्वीकार किया। यह संगठन के बारे में यांत्रिकता के विरोधी था और मानवीय संबंधों तथा प्रशासन और सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए सृजनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष तौर पर बल देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि 1980s और 1990s के दशक में लोक प्रशासन के पारस्परिक प्रतिमान की कुछ कमियां थीं, जिसके कारण नवीन लोक प्रबंधन उद्भव हुआ। इस नवीन लोक प्रबंधन को ही नवीन लोक परिप्रेक्ष्य, बाजार उन्मुखी लोक प्रशासन आदि के नाम से जाना जाता है। सो गाइज, ये जो नवीन लोक प्रबंधन रहा है इसमें 3 E's को इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया, जिसमें दक्षता, मितव्ययता और प्रभावशीलता प्रमुख तत्व थे। सो गाइज, इसके आधार पर हम देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है उसका जो 5वां चरण है उसमें विशेष तौर पर प्रशासन जो भी रहा है, हमारा लोक प्रशासन जो है उसमें नए नए चेंजेस होते गए, जिन चेंजेस के कारण ही लोक प्रशासन का एक नया रूप नवीन लोक प्रशासन और नवीन लोक प्रबंधन उभर कर सामने आया, जिसने प्रशासन के पुराने कंसेप्ट को अस्वीकार किया और एक नए आधार पर इसका अध्ययन किया। सो गाइज, ओवरऑल हमने देखा
कि जो लोक प्रशासन है उसका जो विकास था वो एक सीधा सपाट नहीं है, बल्कि कई उतार चढ़ावों से इसे गुजरना पड़ा। समय के साथ साथ इसमें चेंजेस होते गए और एक पृथक विषय के रूप में ये उभर कर सामने आया। निष्कर्षतः हम ये बोल सकते हैं, लोक प्रशासन का विकास कोई एक सरल प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी और एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसको कई विकास के चरणों से गुजरना पड़ा। और इन चरणों के आधार पर ही लोक प्रशासन के अध्ययन को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया जा सका। हमारे राष्ट्रीय जीवन में लोक प्रशासन का केंद्रीय स्थान बन गया है तथा साथ ही साथ विद्यालयों और अन्य शोध एवं अध्ययन संस्थाओं में ये काफ़ी लोकप्रिय विषय बन गया है। भारत में प्रशासन विषयक अध्ययन का भविष्य बहुत उज्जवल है और भारतीय तथा अमेरिका के जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके पाठ्यक्रमों की अगर तुलना की जाए तो ये देखा जा सकता है कि अमेरिका के विद्यालयों में इसको व्यावसायिक रूप में अधिक जोर दिया जाता है, जबकि भारत के विद्यालयों में इसको शैक्षणिक तौर पर एक विषय माना जाता है। सो गाइज़, ये लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे मोर एंड मोर लाइक्स दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल गाइज़। मिलते हैं अगले लेक्चर में।